हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। पिछले लेक्चर में हमने इस दौर में हुई दो रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले द जुलाई रेवोल्यूशन और उसके बाद द बेल्जियम रेवोल्यूशन। अब इन दोनों ही रेवोल्यूशंस को पढ़ने के बाद आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तीसरी रेवोल्यूशन के बारे में, जिसका नाम है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। आप सबको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में, जहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे 1830 में फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जिसके बाद फ्रांस की मोनार्की को हटा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वहां पर सेटअप कर दिया जाता है, जिसके बाद यूरोप के और भी कई रीजन्स में रेवोल्यूशंस शुरू हो जाती हैं। और उन्हीं रेवोल्यूशंस में से हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल द बेल्जियम रेवोल्यूशन का, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे 1831 में बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जिसके वजह से बेल्जियम को एक सेपरेट नेशन की तरह, इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि द जुलाई रेवोल्यूशन से कई साल पहले ग्रीस के अंदर ग्रीक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसे हम द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इसी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से यूरोप की जो एजुकेटेड एलीट क्लास थी, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स का, मतलब कि राष्ट्रवाद की फीलिंग्स का राइज हुआ। उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स मोबिलाइज हुई, मतलब कि एकजुट हुई। तो ये वही इवेंट था जिसके वजह से आगे चलकर एजुकेटेड एलीट रेवोल्यूशनरीज बनते हैं, जिसके बाद वो 1830s में रेवोल्यूशंस को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसी इवेंट के बारे में, मतलब द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीक वॉर की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। ग्रीस पहले 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर को हम टर्किश एम्पायर के नाम से जानते हैं और ये प्रेजेंट डे टर्की है। तो ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी में बहुत बड़ा था और बहुत पावरफुल था, और ये कई सारे रीजन्स को कंट्रोल करता था, जैसे कि साउथ ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया और सेंट्रल यूरोप के कई हिस्से भी ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही आते थे। और ग्रीस भी इसी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और अब ग्रीस चाहता था कि उसे ऑटोमन एम्पायर से अलग कर दिया जाए और एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और ग्रीस ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि ग्रीस के लोगों को ऐसा लगता था कि उनके कल्चर को दबाया जा रहा है। उनको ऐसा फील होता था कि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है ऑटोमन एम्पायर द्वारा। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, एक इस्लामिक एम्पायर था, और इसीलिए अब ग्रीस के लोग चाहते थे कि उनके कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे उनके लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट किया जाए। और इसीलिए वो 1821 में शुरुआत कर देते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। अब यहाँ पर ग्रीक्स के अंदर प्रेरणा कहाँ से आती है? वो किससे प्रेरित होके यहाँ पर स्ट्रगल शुरू कर देते हैं इंडिपेंडेंस का, स्ट्रगल शुरू कर देते हैं स्वतंत्रता का? क्यों वो ये सोचते हैं कि हमें रेवोल्यूशन की ही जरूरत है अगर हमें एक नेशन को क्रिएट करना है? ग्रीक्स को यहाँ पर प्रेरणा मिलती है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म से। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को और लिबरलिज्म के आइडिया को रेवोल्यूशन के आइडिया के साथ जोड़ा जा रहा था। कैसे लोग ये सोचने लग गए थे कि अगर हमें नेशन स्टेट को क्रिएट करना है, अगर हमें नेशनलिज्म को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें क्रांति लानी होगी, उसके लिए हमें रेवोल्यूशन का ही सहारा लेना होगा। और इसी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जाने लगा था। तो जब यूरोप में इस तरीके से रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही थी, जब इस आइडिया का ग्रोथ हो रहा था, तो उसी वजह से ग्रीक्स को ये प्रेरणा मिली कि हमें भी अब रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा अगर हमें नेशन को क्रिएट करना है ग्रीक्स के लिए। और इसी वजह से
1821 में वो एक जंग छेड़ देते हैं ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर मैम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत 1821 में हुई थी, तो हम क्यों इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में 1830 टू 1848 के पीरियड में पढ़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही इस वॉर की शुरुआत 1821 में हो चुकी थी, लेकिन इस वॉर का नतीजा हमें 1830 के बाद ही दिखाई दिया। इसी वजह से हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में 1830 टू 1848 के दौर में पढ़ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ग्रीक वॉर सिर्फ ग्रीक्स लड़ रहे थे। तो चलिए समझ लेते हैं उन सपोर्टर्स के बारे में। सबसे पहले लोग जो कि ग्रीक वॉर को सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे? वो सब ग्रीक्स जो कि एग्जाइल में रह रहे थे। मतलब वो सभी ग्रीक्स जिन्हें देश निकाला मिला था और जो अब ग्रीस की टेरिटरी के अंदर नहीं रह रहे थे, जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, वो सभी ग्रीक्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं किसको? ग्रीस के नेशनलिस्ट को। तो यहाँ पर जो ग्रीक्स एग्जाइल में रहते हैं वो बाहर से सपोर्ट को गैदर करते हैं और सपोर्ट करते हैं किसे? ग्रीस के नेशनलिस्ट को इस वॉर में। तो सबसे पहले सपोर्टर्स हो गए हमारे ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। उसके बाद दूसरे सपोर्टर्स कौन थे? दूसरे सपोर्टर्स थे वेस्ट यूरोपियंस, मतलब कि यूरोप के वेस्टर्न हिस्से में जो लोग रहते थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि वो सिंपैथाइज कर रहे थे एशियन ग्रीक कल्चर के साथ। मतलब कि वो सहानुभूति रखते थे किसके लिए? पुराने ग्रीक कल्चर के लिए। वो चाहते थे कि ग्रीस के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, और इसीलिए वो सभी लोग भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद तीसरे सपोर्टर्स कौन थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के? तीसरे सपोर्टर्स थे पोएट्स एंड आर्टिस्ट। तो यहाँ पर यूरोप के जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि वो भी ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरह देखना चाहते थे। तो इसीलिए वो भी अपनी पोएम्स के थ्रू, अपने आर्ट वर्क के थ्रू सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस के लोगों को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट कैसे सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक्स को? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। यूरोप में ये माना जाता है कि ग्रीस क्रेडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। क्रेडल का मतलब क्या होता है? क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को पाला जाता है, झुलाया जाता है, उसी पालने को हम क्रेडल कहते हैं। तो यहाँ पर यूरोप में माना जाता है कि ग्रीस जो है वो क्रेडल है यूरोपियन सभ्यता का। मतलब कि ग्रीस में ही ओरिजिन हुआ है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन कल्चर का, यूरोपियन सभ्यता का। ग्रीस में ही जन्म हुआ है यूरोपियन सिविलाइजेशन का और ग्रीस में ही पाला गया है, बड़ा किया गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन को। इसीलिए ग्रीस को एक ओरिजिन माना जाता है यूरोपियन सभ्यता का, यूरोपियन कल्चर का, यूरोपियन फिलॉसफी का, यूरोपियन लिटरेचर का, यूरोपियन आर्ट का। इसीलिए यहाँ पर ग्रीस को क्रेडल बोला गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। और इसी वजह से यूरोपियंस ग्रीस की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कल्चर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर ग्रीस के कल्चर को दबाया जा रहा है, अगर ग्रीस के ट्रेडिशंस को दबाया जा रहा है, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन को, यूरोपियन सभ्यता को दबाया जा रहा है, उनकी पूरी इंटायर सिविलाइजेशन को ही दबाया जा रहा है। और इसी आइडिया का फायदा उठाया, इसी सोच का फायदा उठाया पोएट्स ने और आर्टिस्ट ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पर प्रेज किया। लॉर्डेड मतलब प्रेज किया इस बात को कि कैसे ग्रीस क्रेडल है यूरोप की सिविलाइजेशन का। उन्होंने इस आइडिया को और भी ज्यादा हाईलाइट किया। क्यों हाईलाइट किया? क्यों प्रेज किया? ताकि लोग और ज्यादा इंस्पायर हो ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो मोबिलाइज हो, एकजुट हो,
और सब लोग मिलकर सपोर्ट करें ग्रीस को उनके स्ट्रगल में अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो इसी वजह से यहाँ पर पोएट्स और आर्टिस्ट भी ग्रीस को सपोर्ट करते हैं। कैसे? लॉर्ड करके, प्रेस करके इस आइडिया को कि ग्रीस क्रेडल है यूरोपियन सभ्यता का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का। अब यहाँ पर इनके बाद कुछ और भी सपोर्टर्स थे जो कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे, जिनका एक मेजर रोल था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। आपके चैप्टर में उनके बारे में नहीं लिखा है, पर चलिए मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। वो सपोर्टर्स हैं यूरोप के मेजर पावर्स। मेजर पावर्स मतलब फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ये तीनों भी इन्वॉल्व थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में और इन्होंने बैटल्स लड़ी है ग्रीस के साथ मिलकर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर और इन्हीं के वजह से ग्रीस को सफलता भी हासिल हुई। अब यहाँ पर आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया तो खुद कंजर्वेटिव्स की थी, वहां पे तो मोनार्की एस्टैब्लिश थी, तो वो क्यों ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे? क्यों वो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे? वो तो खुद एक एम्पायर थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तीनों ही मेजर पावर्स इसीलिए ग्रीस को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इन एम्पायर्स के जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी अपने राजाओं के ऊपर, अपनी सरकारों के ऊपर कि वो ग्रीस को सपोर्ट करें। इसीलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन तीनों मेजर पावर्स ने हिस्सा लिया, पार्ट लिया। दूसरा रीजन क्या था? ये तीनों मेजर पावर्स ऑटोमन एम्पायर को कमजोर बनाना चाहती थी। क्यों कमजोर बनाना चाहती थी? क्योंकि ये तीनों क्रिश्चियन एम्पायर्स थे और ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, एक इस्लामिक एम्पायर था। इनके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रिलीजन सभी अलग थे। इसी वजह से ये तीनों मेजर पावर्स चाहती थी कि ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल है यूरोप के ऊपर वो कम हो जाए और इसीलिए वो हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो जो मेजर पावर्स थी ये भी सपोर्टर्स थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। अब यहाँ पर हमने पोएट्स की बात करी थी। इन पोएट्स में से एक पोएट ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले करा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। कैसे? इन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया बैटल्स के लिए और साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिशर होने के बावजूद ग्रीक्स के साथ मिलकर वॉर में भी फाइट किया, वॉर में भी हिस्सा लिया। तो इन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया बैटल्स के लिए और साथ ही साथ इन्होंने वॉर भी लड़ी किसके लिए? ग्रीस के लिए, ग्रीक्स के साथ मिलकर। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक पेंटिंग लगाई है जिस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे ग्रीस के लोग वेलकम कर रहे हैं लॉर्ड बायरन का एक वॉर के लिए, एक बैटल के लिए। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1824 में इनको फीवर हो जाता है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, इसी वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली कैसे। मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे मेजर पावर्स भी पार्ट लेती हैं बैटल्स में, कैसे वो भी इन्वॉल्व होती है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, जो मेजर पावर्स होती हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं ग्रीस को, लेकिन 1827 में वो एक नेवल बैटल लड़ती है ऑटोमन एम्पायर के साथ और इस बैटल में ये तीनों मेजर पावर्स मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हरा देती हैं और उसके बाद ये मेजर पावर्स अपनी ट्रूप्स को ग्रीस में भेजती हैं और ग्रीस में जो ट्रूप्स होती हैं ऑटोमन एम्पायर की, जो फोर्सेस होते हैं ऑटोमन एम्पायर के, उन सभी को ये ग्रीस से बाहर निकाल देती है और इसी की मदद से ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और उसके बाद ये मेजर पावर्स और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी को साइन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है?
जैसे कि ट्रीटी ऑफ वियना में वियना कैपिटल था ऑस्ट्रिया का और वियना में ही ट्रीटी को साइन किया जाता है, जिसके वजह से उस ट्रीटी को हम द ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, ये एक हिस्टोरिक सिटी था ऑटोमन एम्पायर का। ये ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल माना जाता था। तो यहाँ पर ही ट्रीटी को साइन किया जाता है मेजर पावर्स और ऑटोमन एम्पायर के बीच में 1832 में, और इसी ट्रीटी की मदद से फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑफिशियली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरह, एक स्वतंत्र नेशन के तरह। तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया जाता है, जिसकी मदद से ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरह। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यहाँ पर जब ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाता है तो उसके बाद ग्रीस में रिपब्लिक को या डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। यहाँ पर ग्रीस में मोनार्की को ही एस्टैब्लिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मेजर पावर्स मिलकर ग्रीस को आजादी दिलाती हैं, वो खुद मोनार्की को फॉलो करती हैं। इसीलिए जब वो ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाती हैं, उनकी मदद करती हैं, तो वो साथ साथ इस बात को भी इंश्योर करती है कि ग्रीस में डेमोक्रेसी ना आए, ग्रीस में मोनार्की को ही एस्टैब्लिश किया जाए। इसी वजह से ग्रीस को 1832 में इंडिपेंडेंट नेशन तो बनाया जाता है, लेकिन मोनार्की के साथ। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने इस वॉर में ग्रीक्स का साथ दिया, किस तरीके से उन्होंने साथ दिया ग्रीक्स का। उसके बाद हमने लॉर्ड बायरन के बारे में समझा कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और फिर हमने फाइनली ये समझा कि कैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरह रिकॉग्नाइज किया गया 1832 में। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये पढ़ने में आपको बहुत मजा भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।